चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें हमने लास्ट में पेज नंबर 98 पर माइका तक देखा था, लेड से बाकी था। ठीक है, लेड, तो लेड और इज कॉल्ड गैलेना। लेड का हमें जो और मिलता है, मतलब जो इम्प्योर लेड अर्थ क्रस्ट में से हमें मिलता है, दैट इज नोन एज गैलेना। इट इज सॉफ्ट एंड हेवी इन वेट, एकदम सॉफ्ट होता है। लेड आयरन की तरह क्या हार्ड मेटल नहीं है, सॉफ्ट मेटल है, फिर भी क्या होता है, हेवी होता है। इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज, इलेक्ट्रिक वायर्स, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी। लेड बैटरी आती है, पता है आपको, लिथियम बैटरी आती है, लेड की बैटरी आती है। ठीक है, आप जो भी इक्विपमेंट्स रिचार्ज करते हो ना, आप मोबाइल फोन में या तो व्हाटएवर कोई भी चीज में आप करते हो, बैटरी रिचार्ज करते हो ना। ऐसे तो अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं कि नहीं। ठीक है, उसमें लेड और लिथियम बैटरीज होती है। क्या होता है, लेड और लिथियम बैटरीज। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आती है, इलेक्ट्रिक कार्स आती है। तो जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें लिथियम बैटरी होती है। क्या होती है, उसमें लिथियम बैटरी होती है। ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज, स्टील, स्टेनलेस स्टील इज मेड अप फ्रॉम लेड। आयरन के साथ लेड और निकल को मिक्स कर क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो अलॉयज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, कलर जो हम ऑयल पेंट करते हैं दीवार पर, कलर बनाने के लिए, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी। इन इंडिया लेड इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट इज ऑल्सो फाउंड इन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एंड सिक्किम स्टेट। देखो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हायर क्वांटिटी में मिलेगा, बाकी सारे स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है, even though mica is produced in sufficient quantity, our demands are not met with, so it has to be imported। माइका के बारे में ऊपर हमने देखा था, माइका, ठीक है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इंडिया में मिलता है, पर फिर भी वो इंडिया के लिए सफिशिएंट नहीं है। जितनी क्वांटिटी में मिलता है उतना, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ना। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ठीक है, लाइमस्टोन आप साइंस में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे लाइमस्टोन के बारे में। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा कि सॉल्ट में से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती है उसमें लाइमस्टोन आता है, याद है। ठीक है, तो लाइमस्टोन इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। बिसाइड्स दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आयरन मेल्टिंग, आयरन को मेल्ट करने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में सोडा ऐश बनाने के लिए आया होगा, सोडा ऐश का प्रोसेस चैप्टर नंबर 3 में। लाइमस्टोन में से सोडा ऐश बनता है, वो प्रोसेस है उसमें। ठीक है, सोप बनाने के लिए आप सोप के बारे में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4, कार्बन्स में पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 4। उसमें आप सोप का पढ़ोगे ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, उसमें आएगा लाइमस्टोन, उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर कलर केमिकल्स बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स जो रखते हो, मतलब आप जो नेचुरली जो स्टोन मिलते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट इंडस्ट्रीज में जो स्टोन्स बनाए जाते हैं, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन यूज होता है, वही सीमेंट किस में यूज होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, पेपर एंड इन शुगर रिफाइनिंग, शुगर में नहीं होता बट शुगर को रिफाइन करने के लिए यूज होता है। एंड दैट इज वाई मोर रिफाइंड शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, जितना आप ज्यादा रिफाइंड शुगर यूज करोगे उतना आपकी बॉडी की हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ लाइमस्टोन ऑफ द कंट्री के 70% लाइमस्टोन तो ये 5 स्टेट में से ही मिलता है। बिसाइड्स दिस, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आर अदर स्टेट्स
producing limestone. In Gujarat, Jamnagar, Kutch, Amreli and Kheda districts are major limestone producing districts. Other districts which also have limestone reserves are Banaskantha, Mehsana, Sabarkantha, Vadodara, Panchmahal, Bharuch, Narmada, Surat, Bhavnagar and Rajkot. The rocks in Jamnagar districts contain about 97% lime content. लाइमस्टोन जो जामनगर में से मिलता है उसमें लाइम का कंसंट्रेशन कितना होता है? 97%. मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमने चैप्टर में क्या लिखा था? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो अभी तक के हमने जो मिनरल्स देखे वो सारे मिनरल्स हम एज अ मेटल किसी ना किसी जगह पर यूज करते हैं, मतलब एज अ एनर्जी रिसोर्सेज नहीं यूज किया था. रेगुलर लाइफस्टाइल में हम यूज करते थे. अब हम जो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारे हम एज एनर्जी रिसोर्सेज यूज करेंगे. ठीक है, बुक नहीं है आपके पास? कितनी बार बोला है बेटा टाइम टेबल आपके पास है, टाइम टेबल देख के आप उसमें जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक तो आपके पास होनी चाहिए ना. मैंने आपको पहले ही बोला है जिस दिन जो सब्जेक्ट का पीरियड होगा वही सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी. दिस इज लास्ट वॉर्निंग. હવે જો કોઈ પણ પાસે બુક નહીં હોય ને તો હું ક્લાસની બહાર ઉભા રાખીશ અને તમને સ્ટ્રિક્ટલી કહેવામાં આવ્યું છે કે એક બેન્ચમાં બેસવાનું જ નથી. એટલે બુક ભૂલ્યા હો તો એમને એમ બેસો પણ બાજુવાળા પાસે જવાનું નથી. Minerals of energy resources. Energy resources hold an important place in the economic development of any nation. Obviously, energy resources sufficient होंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की. ऑब्वियसली दैट इज द मेन. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ आर द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, चलो एग्रीकल्चर में हमें ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, उसे चलाने के लिए कोई ना कोई टाइप का एनर्जी रिसोर्स तो चाहिए ही होगा. चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए, चाहे कोल के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, वॉट एवर द फॉर्म इज, बट एनर्जी की जरूरत तो है ही. ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्स इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. They keep the industries and the economy throbbing. Throbbing मतलब fast continue, fastly continue रखता है. ठीक है, these minerals include coal, mineral oil. Mineral oil मतलब जो पेट्रोलियम ऑयल अर्थ क्रस्ट में से मिलता है हमें, that is known as mineral oil. ठीक है, जब पेट्रोलियम ऑयल में से अभी तक हमने सारे पार्ट्स डिवाइड नहीं किया है, उसका रिफाइनिंग करके हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, नेफ्था, मीथेन सब कुछ अलग करते हैं ना, वो अलग किए बिना जो अर्थ क्रस्ट में से हमें मिलता है ठीक लिक्विड जो मिलता है ब्लैक कलर का, दैट इज नोन एज मिनरल ऑयल. ठीक है, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स. एटॉमिक मिनरल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने आपको थोड़ा समझाया था कि और जो मिलते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक मिनरल्स. हाँ, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे क्या है? एटॉमिक मिनरल्स है. ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. ये तो बेस है, सबको पता ही होगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल क्या है. पता है? कन्वेंशनल मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे. एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब कि जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है. ठीक है, दैट इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल. नाउ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एनर्जी रिसोर्सेज का यूज होता है, दे आर कमर्शियल. ठीक है, एंड नॉन कमर्शियल मतलब डोमेस्टिक यूज जो होता है. ठीक है, दैट इज
नॉन कमर्शियल. नाउ कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. कोल अर्थ क्रस्ट में से मिलता है. अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने कोल के बारे में सुना होगा. खत्म हो रहा है तो दिन में 3 घंटे डेली इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी. बीच में सारा बहुत कुछ आया था. फिर पता चला कि इंडिया में तो सफिशिएंट कोल है, बट ज्यादा जहां से कोल हमें कहां से मिलता है इंडिया में सबसे ज्यादा पता है किसी को? आसाम, अरुणाचल प्रदेश. वहां से कोल हमें बेटा नेचुरल कोल जो अर्थ में से मिलता है, लकड़ी को जला के तो वो तो बनाया जाता है. दैट इज नॉट नेचुरल. ठीक है. नेचुरली जो अर्थ में से मिलता है वो आसाम, अरुणाचल की ओर की तरफ से मिलता है, मेघालय, मणिपुर. ठीक है. तो वहां क्या हुआ था, मतलब बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, बाढ़ आई थी, हर साल आती है हमें पता है. ठीक है. इसकी वजह से कोल माइनिंग ठीक से हुआ नहीं था. पहले क्या हुआ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, तब माइनिंग बंद हो गया था. फिर सेकेंड वेव आया, उसकी वजह से माइनिंग कम हुआ. फिर बारिश की वजह से क्या हुआ, फ्लड आया, उसकी वजह से माइनिंग कम हुआ. इसकी वजह से कम हुआ था. बाकी इंडिया में सफिशिएंट कोल अभी है. तो जो अफवाहें आई थी वो सारी कैंसिल. ठीक है. तो अभी हमारे पास अभी तो है, बट इन फ्यूचर हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो है ही नहीं. वो किसी भी कंट्री के पास नहीं. ठीक है. तो ये जो कोल है. फिर मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल कैसे बनता है, ये प्रोसेस आप सबने पढ़ी है. मिनरल ऑयल कैसे बनता है, सबने प्रोसेस पढ़ी है. अबाउट लेक्स ऑफ इयर्स अगो, अर्थ पर जो भी क्रीचर्स रहते थे, ह्यूमन थे या नहीं थे, इट डजंट मैटर. जो भी क्रीचर्स रहते थे, ठीक है, उनकी कोई ना कोई वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई, वॉट एवर द रीजन. ठीक है. फिर उनके बॉडीज क्या हो गए, अर्थ क्रस्ट में दबते गए. पवन और बारिश की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर धूल, मिट्टी सब कुछ आता गया और बॉडी ज्यादा से ज्यादा अर्थ के अंदर जाती गई. उनके सड़ने की वजह से उनकी बॉडी में जो कार्बनिक रिएक्शन हुआ, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हुआ, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है. तो ये जो हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह यूज करते हैं ना, वो उनकी बॉडी में से बना. बट ये प्रोसेस लाखों इयर्स तक चली, तब वो बना है. तो अभी जो भी क्रीचर्स अंदर मरेंगे, दबेंगे, उनका कब मिलेगा, लाखों साल के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स वो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है. सेम कोल, फॉरेस्ट जहां पर होंगे वो दब गए, तब भी अर्थक्वेक वगैरह तो होता ही होगा. ठीक है. कोई ना कोई रीजन की वजह से फॉरेस्ट सारे पेड़ क्या हो गए, गिर गए, और वो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे, उसमें से क्या बना, कोल बना. ठीक है. और जो भी लिविंग क्रीचर्स थे उनमें से क्या बना, मिनरल ऑयल बना. ठीक है. तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब इन फ्यूचर वो खत्म हो जाएंगे. और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे डोमेस्टिक में नहीं यूज होते, घर में हम यूज करते हैं, नहीं करते ना, इसीलिए उसे क्या बोला जाएगा, कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से बना नहीं सकते. ठीक है. रीयूज नहीं कर पाएंगे हम. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज. हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. हाइड्रो एनर्जी मतलब वाटर में से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज विंड एनर्जी. जहां जब तक अर्थ रहेगी विंड तो चलेगा ही. ठीक है. सोलर एनर्जी, बायोगैस किसमें से बनता है, साइंस में चैप्टर नंबर 14 में बायोगैस का पूरा प्रोसेस आएगा. चैप्टर नंबर 14 पढ़ लिया है आपने, है ना? हाँ. टैंक के अंदर क्या डालेंगे, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, ट्रीज का जो भी पेड़, पत्ते, शाखाएं जो भी गिर गया है, ठीक है, उसका सबका क्या करेंगे, एक टैंक में डालेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, थोड़े दिन तक उसमें रहेगा, उसमें से गैस प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस, दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस. एंड जो भी वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर. वो क्या बनेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर बनेगा. ठीक है. तो ये है बायोगैस. जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है,
अगर आपने साइंस में एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको जियोथर्मल एनर्जी पता होना चाहिए। अर्थ में आप जितना नीचे जाते जाओगे उतना आपको अर्थ क्रस्ट गर्म लगेगा कि नहीं? यस और नो? उसी गर्मी का यूज कर कर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, फिर टाइडल एनर्जी। व्हाट इज टाइडल एनर्जी? ओशन और सी में जो टाइड्स आते हैं उसका यूज कर कर टरबाइन चलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज टाइडल एनर्जी। ठीक है, आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल, कोई भी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रीयूज कर सकते हो ना बारी बारी से। ठीक है, कभी खत्म नहीं होंगे, दैट्स व्हाट दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पीट कोल, फायरवुड, डंग एटसेट्रा आर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। पीट कोल, पीट कोल पता है क्या होता है? काव डंग के जो बनाए जाते हैं, गुजराती में हम बोलते हैं छाना, पता है? हाँ, उसमें से उसे जलाकर जो कोल बनता है दैट इज पीट कोल। ठीक है, फिर फायरवुड, ट्रीज जब तक रहेगा तब तक फायरवुड मिलेंगे। हाँ, उसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कंसिडर कर सकते हैं, बट ये जो सारे हमने कोल, मिनरल ऑयल देखा उतना वो नॉन कमर्शियल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, नाउ डंग, काउ डंग, ठीक है, एटसेट्रा आर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। वो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज नहीं होते, वो डोमेस्टिक यूज होता है उसका। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ कोल, मैन हैज बीन यूजिंग कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, अभी नया नया कोई यूज नहीं होता, एंशिएंट टाइम से वो यूज हो रहा है। A question may arise in our mind is how the coal was formed in the interior of the earth. अर्थ के अंदर कोल कैसे फॉर्म हुआ होगा, वो क्वेश्चन हमें होता है। इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेशन प्रिवेल्ड ओवर द अर्थ। वेजिटेशन मतलब ट्रीज वगैरह, उसे हम वेजिटेशन बोलते हैं, यस और नो? ठीक है, प्रिवेल ओवर द अर्थ। ठीक है, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अर्थक्वेक तो तभी होते होंगे, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से दिस वेजिटेशन वाज ब्यूरिड इन द इंटीरियर। ये सारे ट्रीज वगैरह क्या हो गया, अर्थ इंटीरियर में ब्यूरिड मतलब दब गए। ठीक है, एज अ रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट्स, ट्रीज में कार्बन होता है हमें पता है, होता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट्स होता है। एंड सम एनिमल्स अंडरवेंट ग्रेजुअल कंबशन ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर। इंटरनल हीट एंड प्रेशर, इंटरनल हीट मिलेगा क्योंकि अर्थ क्रस्ट अंदर का मिग्मा की वजह से क्या है, गर्म है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, तो अंदर ऑब्वियसली ट्रीज वगैरह दब गया तो उसे हीट मिलेगी। ऊपर से क्या आएगा, धूल, मिट्टी, रॉक्स वगैरह आएगा तो प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो ये हीट और प्रेशर की वजह से जो उसमें कार्बन कंटेंट था वो अलग अलग फॉर्म में चेंज होता गया, और उसकी ड्यू टू दिस द वेजिटेशन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू कोल। फाइनली वो किसमें ट्रांसफर हो गया, कोल में। द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स नोन एज कार्बनिफेरस पीरियड। 25 करोड़ ईयर्स अगो का जो अर्थ पर पीरियड था, तब ह्यूमन लाइफ नहीं था। ठीक है, तो वो पीरियड को क्या बोलते हैं, कार्बनिफेरस पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबशन ऑफ ट्रीज टुक प्लेस एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, तो तब जो ट्रीज वगैरह दबा होगा वो कार्बनाइजेशन हुआ ट्रीज का, हीट की वजह से वो जले, बट कंप्लीट नहीं हो पाए, उनका कंबसन कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट कंबसन कब होता है, सीरियसली? कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबसन आपने पढ़ा है,
किसी भी चीज का कंप्लीट कंबशन तब होता है जब उसे ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो और वो चीज पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाए तब उसका कंप्लीट कंबशन होता है। अभी किसी ने बोला था कि लकड़ी में से कोल बनता है, लकड़ी में से कोल कब बनेगा? जब उस वुड को, लकड़ी को सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिना जले जो पार्ट रह जाता है दैट इज कोल, दैट इज कोल। तो अर्थ क्रस्ट में भी ऑब्वियसली ऊपर से धूल, मिट्टी, रॉक्स वगैरह दब गया होगा तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो अर्थ की हीट की वजह से उनका कंबशन हुआ बट सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला नहीं, दैट्स व्हाई उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाया और जो चीज बची वो कोल के फॉर्म में बच गई। अगर ऑक्सीजन मिला होता तो कोल नहीं बनता, तो कंप्लीट कंबशन होकर वो क्या बन जाता? ऐश बन जाता, राख गुजराती में बोलते हैं ना। आया समझ में आप? ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन ये होता है। और जब भी किसी भी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। अगर उस चीज जो भी चलती है उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। बट अगर उस चीज ओनली कार्बन अवेलेबल है उसमें तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन में, तो इनकम्प्लीट कंबशन जब होगा और उसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा और अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते क्या है? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स की जरूरत है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। दैट मीन्स यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दोनों पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉइजनस, ठीक है। चलो ये हो गया। नाउ यूसेज ऑफ कोल इंक्रीज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का जब से इन्वेंशन हुआ है तब से कोल का यूसेज बढ़ता जा रहा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे एंड स्टीमर वर नाउ इजी टू यूज। पहले आपने देखा होगा कि पुरानी जो रेलवे थी वो कोल से चलती थी। मूवीज में आपने अगर पुरानी रेलवे के कोई भी सीन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंजन में भर भर कर कोल डालते हैं तभी वो ट्रेन चलती है, देखा होगा ना, ठीक है। फिर स्टीमर, स्टीमर क्यों बोला जाता है उसे? क्योंकि उसमें स्टीम इंजन यूज होता है चलाने के लिए। स्टीमर क्या होता है? सी और ओशन में जो चलता है जहाज, जिसे हम स्टीमर बोलते हैं ना, तो उसे स्टीमर पहले क्यों बोला गया था? क्योंकि वो स्टीम इंजन से चलता था और वो स्टीम इंजन में क्या यूज होता था? कोल, ठीक है। नाउ वर नाउ इजी टू यूज। नाउ इजी टू यूज मतलब अब इतना ज्यादा कोल की जरूरत उसे नहीं। अब जो भी कोल यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्योंकि रेलवे और स्टीमर ना बोले तो जहाज को चलाने के लिए और बहुत सारे इंजन अब तो अवेलेबल है, ठीक है। नाउ विथ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल बिकेम एन इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। पहले सिर्फ स्टीम इंजन को चलाने के लिए यूज होता था। जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है तब से कोल सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज होता है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, ठीक है। वाटर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रो पावर, ठीक है। सम बाई प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम कोल लाइक कोल टार, अमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल। इट इज अवेलेबल। आपने 8th के मैथ्स में, 8th स्टैंडर्ड के साइंस में, 8th स्टैंडर्ड के साइंस में कोल का पूरा देखा होगा। कोल टार, कोल गैस कोल में से बनता है, देखा था ना, ठीक है। इट इज अवेलेबल फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। रॉक्स के अलग अलग टाइप से